सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सब बहुत अच्छे होगे और अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे होगे। और मैं लगा हूँ रेगुलर डेज पे ताकि आपको ढेर सारा कंटेंट दे सको। और आज हम अपने इस नए सेशन के चौथे वीडियो पे आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस कर लिया, अब हमें वहां पे मिली थी एक कांस्टेंट के मिला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला था, परमिटिविटी मिला था। एक्चुअली होता क्या है वो सब, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा हमारे न्यूमेरिकल के बेसिस पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो परमिटिविटी क्या है, जो किसी भी मीडियम में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करता है कि मतलब क्या फोर्स लगने वाला है वहां पे, वो हमारा क्या बताता है, परमिटिविटी बताता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या दिया है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन कर रहा है, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स मींस क्या बेटा, कूलम्बियन फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एज वी नो दैट, सॉरी K इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम तीन अलग अलग पैरामीटर्स देखेंगे, तो जो पैरामीटर्स हमें बताता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, वही पैरामीटर क्या है अपने पास, परमिटिविटी है। ठीक है, और उसके बाद अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी फोर्स को वैक्यूम में पता कर रहे हैं, कि सपोज वैक्यूम में दो चार्जेस है, उनके बीच लगने वाला फोर्स, और जब हम वही चार्ज किसी मीडियम में रख रहे हैं, उन दोनों के बीच जो भी फोर्स होगा उनका जो रेशियो होता है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब डेफिनेशन के बेस पे अगर हम देखें, सो ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, जैसा कि मैंने बोला, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस। वी कैन से फ्री स्पेस एज वेल एज वैक्यूम to the force between the same two charges when they are placed in the distance apart in the given medium। एक बार उन चार्जेस को हम कहाँ रखेंगे बेटा, वैक्यूम में रखेंगे, आफ्टर दैट हम उनको कहाँ रखेंगे, मीडियम में रखेंगे, तो उन फोर्सेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी आवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, गेटिंग, आपको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। ओके, अब इनको हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये चीजें हमारे पास है और कैसे इन टर्म्स को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर बेटा हमने देखा, ओके, जैसे कि अपने पास है वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, ठीक है, F वैक्यूम में क्या हो जाएगा, दो चार्जेस हम लेंगे अगर, तो क्या होगा अपने पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में फिक्स है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, F मीडियम के लिए भी करना है। अब मीडियम में जो होता है बेटा, याद रखना है, फ्री स्पेस की बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर मीडियम की बात करूंगा तो खाली E आएगा, या तो EM कहीं कहीं लिखा होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना। हमने जब वैक्यूम में किया तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिया था, बट जब हमने मीडियम किया तो EM कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, सॉरी एप्सिलॉन लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने बोला कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का क्या होना चाहिए, रेशियो। तो लिखना है हमें यहां पे F वैक्यूम टू F मीडियम, दैट मीन्स F वैक्यूम कितना दिया अपने पास, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन। अब इसमें देखो कैंसल आउट होने वाले टर्म्स क्या है बेटा, सो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, Q1 ये टर्म्स कैंसिल हो गया, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई, लेकिन ये क्या है, ये है बेटा अपना फ्री स्पेस के लिए, और ये किसके लिए है, मीडियम के लिए, मतलब दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते। सो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा
तो ये हो गया अपने पास E अपॉन ई नॉट और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। इनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, के इक्वल्स टू ई अपॉन ई नॉट हो सकता है, ठीक है। और हम इसको और एक सिंपल टर्म में लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हो जाएगा ये, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी मींस व्हाट, ई आर इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा ई अपॉन ई नॉट। तो ये टर्म्स हमने इतना देखा। अब अगर बोला जाए कि सर के की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो मैं कुछ इसमें अगर डिस्कस करूं तो कुछ टर्म्स के बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूं। सिंपली अगर मैं बोलूं तो मेरे पास अगर एफ अगर एयर दिया है, ठीक है, एफ वैक्यूम में, सॉरी वैक्यूम में अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब वही सेम चीज के की वैल्यू किस में देख रहा हूं मैं, एयर में। एयर में इसकी वैल्यू 1.000054 हो जाएगा, ठीक है। अब वही वैल्यू क्या वाटर में क्या हो सकती है, के वाटर। अब वाटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। अब जो हम इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे बेटा, अगर मैं सपोज मीडियम के लिए पता कर रहा हूं, तो मीडियम के लिए अपने पास इक्वेशन क्या होता है, एफ मीडियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम की बात कर रहा है बेटा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर हो गया। अब हमें पता, रेशियो हमें मिल चुका है। ई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे पास ये टर्म है ई अपॉन ई नॉट इक्वल्स टू के है। अब मैं इनमें जब सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू ई की, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या मैं इस टर्म में मीडियम के लिए इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल वो वैल्यू मैं वहां पे पुट कर सकता हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू बेटा, ठीक है। ये टर्म्स हमें पता है। हमें कितनी सारी चीजें मिली, 3 मिली। सबसे पहला टर्म हमने क्या देखा, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन परमिटिविटी हो गया, ये हुआ परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो के की वैल्यू मैंने आपको वैक्यूम में बताई 1 लेके चलते हैं हमेशा, एयर में हम 1.000054 लेके चलते हैं, और अगर वाटर की बात आती है तो वाटर में हम 80 लेके चलते हैं। तो ये वैल्यूज किसकी हो गई हमारे पास, के की हो गई। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अगला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सुपरपोजिशन का मतलब है जब एक दो या दो से ज्यादा चीजें एक जगह पे इंपोज होने लगे तो, या फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मतलब किसी भी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है बेटा। अब जैसे कि इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, क्या है, दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस। मतलब मैं यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q लिख सकता हूँ, कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज है, बट अपने पास फोर्स की वैल्यू मिली है 3.7 इंटू 10⁻⁹ व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। कितने डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है उनका, 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब हर आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, खो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। तो अपने पास बेसिक टर्म में सबसे पहले क्या दिया हुआ, F है। F कितना है बेटा अपने पास, F है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। R है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में हमारे पास Q नहीं है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है तो N भी नहीं है, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास मिसिंग है। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक टर्म की बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू के, Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, Q स्क्वायर। सो Q स्क्वायर इक्वल्स टू FR स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर अपॉन के, ये हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इसी में हम अपने वैल्यूएशंस पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। सो Q स्क्वायर इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹
r की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर -20 हो गया, और k की वैल्यू कितनी है अपने पास हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब इन वैल्यूज में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 7 जा 175, 25 3 जा 75, 75 प्लस 17 92.5 बराबर ये हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ 19, 9 9 18 माइनस 38 अपॉन में कितना है 9। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास 9 1 जा 9, 9 पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद 9 1 जा 9 0 लिया हमने, फिर 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 2 जा 18 इतना ही लेते हैं, 10 टू द पावर -38। सो अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालूंगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट रूट क्या है बेटा इसके, ये क्या है 3.3 से 3.1 से लेकर के 3.3 के बीच का है। तो अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके चलता हूं तो दैट मीन्स क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू इक्वल्स टू 10.2 इंटू 10 टू द पावर -38। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.2 समथिंग आएगी, अप्रोक्सीमेट नहीं बोला 3.18 समथिंग कुछ आ रही, मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर आपको नहीं हो रहा है फायदा तो इससे आप ये 10.2 इसको फाइनलाइज करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 3 जा 9 प्लस 3 1 आया, 3 प्लस 3 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया हमने। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, अगर 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये 2 है तो मतलब 2 जाएगा, 2 के टर्म में आएगा तो अप्रोक्सीमेट वही 3.2 ही समथिंग आएगा। मैंने डायरेक्ट लेके किया, आप कर सकते हो इसको। ये हमारे पास वैल्यू आ गई चार्ज की। अब क्वेश्चन में पूछा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अपने पास। इलेक्ट्रॉन्स की बात किया तो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE, इट इज आस्किंग अबाउट N, सो N इक्वल्स टू व्हाट Q बाई E। Q कितना मिला हमें, Q मिला 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, कैंसल आउट 2 जा, N की वैल्यू कितनी हुई 2। मतलब अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हर आयन में से क्या होंगे, लॉस होंगे। तो ये रहा आपका बेसिक सा न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। उनका लेवल भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का आएगा, जो कि बोर्ड्स में आपको क्या करे, बहुत ज्यादा हेल्प करे। अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर इसका हिंदी में एक वक्तव्य करें तो इसका होगा कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। बट हमें स्टेटमेंट के बेस पे भी चलना है, तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग the total forces on given charge is the vector sum as per the statement of the forces exerted on the it। जो चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट हो रहे सारे फोर्सेस का क्या सम। ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो चार्ज वहां पे प्रेजेंट है उसके थ्रू लगने वाला कोई भी फोर्स दूसरे चार्ज को कोई भी अफेक्शन, कोई भी उसको हानि पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो मेरे पास ये सिस्टम हो गया। सपोज अज्यूम करना है, सपोज सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn एंड देयर पोजीशन वेक्टर विल बी, पोजीशन वेक्टर विल बी क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर उसका R1 R2 R3 अप टू Rn। पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दो, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब सपोज अगर मैं आगे बात करता हूं फोर्सेस के बारे में, तो सपोज सिस्टम में मैंने एक चार्ज लिया, यहां पे एक चार्ज लिया, ये चार्ज क्या है Q1। अब इस चार्ज Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो सिस्टम से यहां पे एक डिस्टेंस पे ये एक चार्ज है, ये क्या है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है
Q4, मतलब इसी तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस है। अब अगर पोजीशन वेक्टर की बात करो तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1, इसका हो जाएगा R2, इसका हो जाएगा R3। अब सबसे पहले चार्ज Q1 पे फोर्स अगर लगा रहा है तो Q2, तो मैं बोलने के लिए इसके स्टेटमेंट के बेस पे एक सिंपल लाइन अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर सिंपल टर्म में लिखूंगा तो F12 क्या होगा, F12 क्योंकि 1 और 2 पे जा रहा है, इक्वल्स टू क्या है इसका पोजीशन वेक्टर R1, तो R12 हो जाएगा। सो K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। हमने इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखाएं तो भी उसके टर्म में दिखाएंगे तो ऐसे हो जाएगा R12 अगर यूनिट वेक्टर है सो R1 माइनस R2, ये हुआ मॉड ऑफ वैल्यू R1 माइनस R2। इस तरीके के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, बट मैं ये फॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स है कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर F13 एंड F14, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, F13 है, F13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। सिमिलरली क्या हो जाएगा, F14 का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप। सिमिलरली हमने लिखा, बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा बेटा, जो फोर्स लगेगा वो इंपॉर्टेंट टर्म है। फोर्स मतलब ये कुछ फोर्स लगाएगा, ये कुछ फोर्स लगाएगा, अब इसके थ्रू भी कुछ फोर्स आएगा, तो मतलब ये वाला फोर्स क्या हो गया अपने पास F12, ये फोर्स क्या हो गया F13, ये फोर्स क्या हो गया F14। मतलब हमने सिस्टम, अब इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा जो F होगा, सबका सम, वेक्टर सम, मतलब उस पॉइंट पे लगने वाला सारा का सारा जो फोर्स होगा वो फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स एट Q1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस। अब सारे चार्जेस के थ्रू क्या हो जाएगा अपने पास F, n के लिए भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस हम ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, n तक कर देंगे इसको। सो K Q1 Qn, Q1 क्यों लिखा, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस किस पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 1 लिखा। Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, ये हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, सब में देखो K Q1 कॉमन मिल रहा है, बाकी और कोई भी चीजें कॉमन नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉमन आउट निकाल लिया हमने K Q1। अब अंदर क्या बचा अपने पास, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, प्लस डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, ये हो गया अपने पास। अब इसी के साथ साथ अगर मैं वैल्यूज देखो और वैल्यूज को एक्सटेंड करूं तो ये अपना क्या बता रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है, जैसा कि स्टेटमेंट में हो, ये हो जाएगा अपना वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम किया। अब हमने जब सम किया तो हमारे पास क्या आएगा, K Q1, समेशन लगाएंगे हम, समेशन के साथ क्या हो जाएगा Qn अपॉन क्या हो जाएगा R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, फोर्स की। मतलब सिस्टम में अगर 2 से ज्यादा फोर्स हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप कूलम्स लॉ यूज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत। सो ट्राई टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन whenever the charge is more than 2. if 2 charges then you can use Coulomb's law. ओके, तो ये हो गया अपने पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास
2 3 4 अप टू जहां तक हमने लिया हो चार्ज की वैल्यू प्लस माइनस करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टर्म्स। तब तक के लिए बाय बाय।